हेलो एवरीवन, मैं विकास। स्वागत है आपका अपने चैनल द वाइज इंस्टीट्यूट में। चलिए आज शुरुआत करते हैं हिंदी से। हिंदी का पहला टॉपिक हम देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला से हम शुरुआत करेंगे, आखिर वर्णमाला कहते किसे हैं और वर्णमाला में आपका पूछा क्या क्या जाता है वो भी हम देखेंगे। चलिए देखें आगे। सबसे पहले बात करेंगे वर्णमाला की। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमेशा एग्जाम में आपके क्वेश्चन कभी पूछ देता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला हमेशा आपका आंसर यही होगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह ही क्या कहलाएगा? आपका वर्णमाला कहलाएगा। अब बात आती है वर्ण क्या होते हैं। वर्ण क्या होते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके क्या कहलाएंगे? आपके वर्ण। जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है आ, आपका वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं कहूं कि इसके टुकड़े करिए तो क्या इसके कोई टुकड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। अगर जैसे लिखा हुआ है का, तो इसके तो टुकड़े हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? का और आ। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें एक स्वर मिला हुआ है। जैसे ही हलंत नीचे आया इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ऐसे ही लिखा हुआ है आपका खा, अब मैं कहूं इसके खंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो वर्ड का क्या होते हैं? वो है छोटी से छोटी ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े ना किए जा सके, उन्हें कहेंगे हम वर्ड कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं वर्ड के भेद। वर्ड आखिर में कितने भेद होते हैं? कौन कौन से होते हैं? एक आपका स्वर होता है और दूसरा आपका व्यंजन होता है। ठीक है, तो स्वर क्या होते हैं? स्वर क्या होते हैं? चलिए स्वर पहले जानते हैं। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है, यानी बिना किसी रुकावट के वायु बाहर निकलती है, या अगर हम सरल भाषा में समझें तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले ध्वनियां या वर्ड, उन्हें क्या कहेंगे? हम स्वर कहेंगे। अब स्वर की बात करें तो हिंदी वर्ड वाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11। हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है? 11 है। चलिए आगे देखते हैं स्वर के भेद कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर होते हैं आपके 3 प्रकार के, लेकिन अगर संख्या पूछ दे तो संख्या कितनी है? हमारी 11 है। लेकिन अगर प्रकार पूछे स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो वहां पे आपके 3 प्रकार के हो जाएंगे। नंबर 1 है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व मीन्स होता है आपका छोटा। ह्रस्व मीन्स क्या होता है? छोटा। चलिए देखते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। इन्हें मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, या अगर हम सरल भाषा में समझें जिनका उच्चारण करते समय कम समय लगे उन्हें क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर कहेंगे। जैसे आ, ई, उ, री, री। ये आपके टोटल ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है, यानी ह्रस्व स्वर की अपेक्षा इनमें अधिक समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। या फिर 2 मात्राएं लगते हैं, यह भी कहा जाएगा कि एक मात्रा किसमें लगती है? तो ह्रस्व स्वर में। 2 मात्राएं किसमें लगती हैं? तो आपकी हो जाएगी दीर्घ स्वर में। जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो जैसे ही लिखा हुआ है अ और आ, अब अधिक समय किसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है कि इसमें लग रहा है? इसमें लग रहा है, तो ये क्या है? हमारा दीर्घ स्वर है। और ये क्या है? हमारा ह्रस्व स्वर है। ठीक है, तो जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगे वो आपके किसमें चले जाएंगे? दीर्घ स्वर में चले जाएंगे। अगली हम बात करते हैं प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगे, यानी इनसे भी अधिक समय लगे, अर्थात जो वर्ड खींच कर बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहेंगे। जैसे आपका लिखा हुआ है राम, कुछ इस तरीके से हम लिख देते हैं तो आपका किसमें चले जाए? खींच कर बोल रहे हैं प्लुत स्वर में। या फिर सो हम, आपका ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहां तक तो हम बात समझते हैं कि वर्ड के भेद कितने होते हैं। तो वर्ड आपके कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। और स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ड स्वतंत्र रूप से बोले जाएं उन्हें क्या कहेंगे? स्वर कहेंगे। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर प्रकार की बात करें तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और अगर पूछे स्वर कितने होते हैं, संख्या पूछे, तो स्वरों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी? आपकी 11 स्वर होते हैं। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। स्वरों का उच्चारण स्थान एवं वर्गीकरण, यानी स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? उच्चारण स्थान का मतलब होता है जब हम किसी वर्ड या ध्वनियों को बोलते हैं तो जो जीभ है हमारी मुंह के अलग अलग हिस्सों को स्पर्श करती है उन्हें क्या कहेंगे? उच्चारण स्थान। मतलब जीभ किस भाग को स्पर्श करती है। जैसे
आपका लिखा हुआ है उच्चारण स्थान, ह्रस्व, दीर्घ, मौखिक, अनुनासिक। कंठ है मीन्स क्या होता है? गला। कंठ मीन्स होता है गला। उच्चारण करते समय वायु सीधे गले से होते हुए निकले, जैसे आ, आ। अब आ यानी दीर्घ है इसलिए इसमें दीर्घ में रख दिया। मौखिक का मतलब होता है हवा केवल मुख से निकलती है, आ। इसे निरानुनासिक भी कहते हैं, ठीक है, निरानुनासिक। अब बात आती है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब होता है हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, अंग आ बोलेंगे। उसी प्रकार तालव्य क्या होते हैं? तालु का मतलब होता है मुंह के ऊपर की छत का पिछला वाला भाग क्या कहलाएगा? तालु। जैसे ई, और निरानुनासिक में ई चली जाएगी और अनुनासिक में ई चली जाएगी। मूर्धन्य क्या होते हैं? मूर्धन्य का मतलब होता है मुंह के ऊपर की छत का पिछला वाला मुंह के ऊपर की छत का आगे वाला भाग क्या कहलाएगा आपका? मूर्धन्य। जैसे रीरी यानी उच्चारण करते हैं तो जीभ किसे स्पर्श कर रही है? मुंह के ऊपर की छत के आगे वाले भाग को। कंठ तालव्य का मतलब होता है उच्चारण करते हैं कंठ के साथ साथ तालु को भी स्पर्श करती है। ए आई, तो ए आई जो ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? कंठ तालव्य है। कंठ ओष्ठ यानी कंठ के साथ साथ ओंठों की भी आकृति बन जाती है, तो ओ औ। ओष्ठ ध्वनियां क्या होती हैं? जिनमें ओंठों की आकृति बनती है, उ ऊ। तो ये आपका है स्वरों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान। चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे लिखना है कि ए आई का उच्चारण स्थान क्या होता है। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका भी आपको आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में लिखना। चलिए इसी के आगे थोड़ा और देखते हैं स्वरों के बारे में। अब बात करते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वर। तो प्रयत्न के आधार पर स्वर आपके 3 प्रकार के होते हैं। प्रयत्न का मतलब होता है कोशिश, यानी जीभ जो है प्रयत्न करती है स्वरों को बोलने में। कैसे? अग्र स्वर। अग्र का मतलब होता है जीभ का आगे वाला भाग, अग्र स्वर यानी उठता है हल्का सा और नीचे बैठता है। जैसे ई ए आई यानी उच्चारण करने पर जीभ का अग्र भाग आगे वाला भाग ऊपर उठता है और हल्का सा और नीचे जाता है, ई ए आई। पश्च का मतलब होता है पश्च स्वर यानी जीभ का पिछला वाला भाग ऊपर उठता है हल्का सा और नीचे बैठता है। जैसे अ उ ओ अ तथा औ। यहाँ पे ये वाला डॉक्टर में जो लिखते हैं ओ वो वाला, ठीक है। मध्य स्वर का मतलब है जीभ का बीच का भाग हल्का सा ऊपर उठता है। मध्य स्वर केवल एक ही है, आ, ह्रस्व आ। और हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया आपके लिए, बहुत ही मोस्ट है कि मध्य स्वर कौन सा होता है, तो मध्य स्वर जो है वो आपका आ होता है, ठीक है। ये तो थे आपके प्रयत्न के आधार पर। अब देखते हैं मुखाकृति के आधार पर। तो मुखाकृति के आधार पर मुख की आकृति कैसी बन जाती है, तो मुखाकृति के आधार पर जो स्वर हैं वो आपके कितने हो जाएंगे? 4 प्रकार के। नंबर 1 बात आती है समृत। समृत का मतलब होता है बंद। समृत का मतलब होता है क्लोज यानी बंद। मुख कम खुलता है, यानी उच्चारण करने पर मुख कम खुलता है। जैसे ई उ ऊ। अब जैसे हम उच्चारण करें ई उ ऊ, तो मुंह कैसा है? कम खुल रहा है। अर्ध समृत का मतलब होता है इसकी अपेक्षा कुछ अधिक खुलता है, ए ओ, ठीक है। विव्रत। विव्रत का मतलब होता है मुंह पूरी तरह खुलता है, यानी ओपन। जैसे आ, ठीक है। अर्ध विव्रत का मतलब होता है आधा खुलता है, ठीक है। अ आई ओ, ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर यानी उच्चारण करने पर ओंठों की आकृति बन जाती है। वृत्ताकार। वृत्ताकार का मतलब होता है उच्चारण करने पर ओंठों की आकृति वृत्त के समान गोल हो जाती है। जैसे उ ऊ ओ। अवृत्ताकार। अवृत्ताकार का मतलब होता है उच्चारण करने पर ओंठों की आकृति अवृत्ताकार होती है। जैसे ई ए आई। उदासीन। नंबर 3 आता है उदासीन का अर्थ होता है ओंठों की आकृति जैसे हैं उदासीन ही रहते हैं, कोई हलचल नहीं होती। जैसे अ बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आपका जो भाग था ये हिंदी वर्णमाला में पार्ट 1 यानी भाग 1 है, जिसमें हमने स्वरों को जाना है। अगला भाग कल आपके लिए आएगा जिसमें हम व्यंजनों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।